हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और ये कंपनी है जो कि गारमेंट्स बनाने का काम करती है, कपड़ा बनाने का भी काम करती है, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करने का काम भी करती है और इस तरीके से अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। इन्होंने काफ़ी सारी जो ब्रांड्स हैं, 4-5 ब्रांड्स इन्होंने जनरेट कर रखे हैं जिनके थ्रू अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सो बेसिकली ये धागा खरीदते हैं, कई बार कपड़े भी खरीदते हैं, फिर उनके ऊपर में और डिज़ाइनिंग के हिसाब से प्रिंटिंग करते हैं। जैसे वो शॉल हो गया, चाहे नॉर्मल कपड़ा हो गया, या फिर अनस्टिच जो कपड़ा होता है जो कि आराम से स्टिच किया जा सकता है। इस टाइप से ये कंपनी अपना जनरेट करती है रेवेन्यू। आगे देखते हैं वीडियो के अंदर में कौन कौन से किस तरीके से किस प्रोडक्ट से कितना जनरेट करती है और कैसे चल रहा है। सो बेसिकली ये गारमेंट सेक्टर के अंदर में काम कर रही है आज के दिन। फैब्रिक जो सेक्टर होता है उसके अंदर में कपड़ा वाला। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 180 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 69 करोड़ रुपए, लगभग 70 करोड़ रुपए उठा रही है, 69.80। एंड यहाँ पर लगभग 54 ही कंपनी के पास में जा रहे हैं 70 करोड़ में से, और बाकी 12 करोड़ रुपए कंपनी का प्रमोटर भी यहाँ पर अपना स्टेक बेचते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 100% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था एंड आफ्टर द आईपीओ 73% रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ ओके। बट यहाँ पर स्टेक जो है प्रमोटर भी 12 करोड़ रुपए अपने हाथ में लेके जा रहा है। बुरा नहीं है इसमें, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि 12 करोड़ रुपए कंपनी के कितने भी ज़्यादा बेटर काम आ सकते थे डिस्पाइट प्रोमोटर्स की जेब में। बट खैर, धंधा आदमी खोलता ही क्यों, बिजनेस खोलता ही क्यों है, कल को पैसा कमाने के लिए। पैसे कमा रहा है, क्या दिक्कत है, मेरे क्यों खुजली हो रही। राइट। सो नेक्स्ट, आपकी भी नहीं होनी चाहिए खैर खुजली। नेक्स्ट अब चलो देखते हैं तो कंपनी जो पैसे उठा रही है तो वहाँ पे जो पूरी वैल्यू लगा रही है कंपनी की 264 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई जा रही है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाले, जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उन पैसों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेयर हाउस है, एक और वेयर हाउस खोलना चाहते हैं अमृतसर के अंदर में, और उसी के लिए एक सेल्स ऑफिस खोलना चाहते हैं अमृतसर के अंदर में। सो वेयर हाउस खोला जाएगा, वहीं पर सेल्स ऑफिसर्स बैठेंगे वहाँ के जो एरिया को कवर करने के लिए, और वहाँ पर जो और भी जो मशीनरी वगैरह है वहाँ पर वो लगाई जाएंगी अमृतसर के। सो दैट बेसिकली जगह पूरा फैक्ट्री सेटअप जो है एक और कर रहे हैं अमृतसर के अंदर में, वहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा आईपीओ से। और फिर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि माल के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसमें 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो बेसिकली कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, उसमें पैसा खर्च कर रही है। दैट्स काइंड ऑफ नाइस, राइट। अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी को भी पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। कंपनी का जो आईपीओ है वो लेके आ रहे हैं सोक्राडेमस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, राइट। तो यहाँ पर इनका जो 2025 का पहला आईपीओ नज़र आ रहा है। 2024 के अंदर में भी एक आईपीओ आया था, आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियो लिमिटेड, जिसकी परफॉर्मेंस है वो लिस्टिंग में तो अच्छी थी, बाद में उसके बाद में आज के दिन तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है। दैट मीन्स कि आईपीओ प्राइस से भी नीचे पड़ा हुआ है लगभग 25%। सो वैल्यू अच्छी खासी लगा रहे हैं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक देखने को मिल रहा था, बट बाद में जो है नीचे धड़ल्ले से आ गिरा। दैट मीन्स की मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे संजीव कांधारी जी जो है इस कंपनी को चला रहे हैं, मेनली अमित कांधारी जी भी चला रहे हैं, दोनों मिलके ही चला रहे हैं। दोनों ही अपना कुछ न कुछ स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। जो 12 करोड़ रुपए उठा रहे हैं वो इन दोनों के पास में बट रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो केसेस की अगर बात करते हैं तो कुछ खास केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। दो कंपनी के ऊपर में टैक्स से रिलेटेड ज़रूर प्रोसीडिंग नज़र आ रही है, जिसमें कंपनी को 27 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, राइट। कंटिजेंट लाइबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो यस, ये जो टैक्स वाला लफड़ा है इसकी वजह से कंपनी को 25-26 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। जो सैलरी की बात करते हैं तो ये 60 लाख रुपए की सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं, मतलब आज के दिन उठाए हैं। आगे कौन सी सैलरी मिली उसकी आगे बात करते हैं। आज के दिन इस कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 96 की खुली हुई कंपनी है। एंड जो पर्टिकुलरली ये इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह टच किए हैं, राइट। तो कौन कौन सा कब फैब्रिक का सिस्टम कब चालू किया तो उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। सो काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी यू नो फैला हुआ काम देखने को मिल रहा है। आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इनके पास में अच्छी खासी है और फैलाने की बात कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। कंपनी के ऊपर में कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। सब्सिडरी की बात करते हैं तो कोई सब्सिडरी भी इनकी आज के दिन देखने को नहीं मिल रही है। संजीव कांधारी जी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। 1964 बॉर्न, 61 ईयर्स एज। और यहाँ पर अमित कांधारी जी के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस जो इनके पास में देखने को मिला है, 30 साल का एक्सपीरियंस है संजीव कांधारी जी के पास में, और अमित कांधारी जी के पास में भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 30 ईयर्स का ही। तो दोनों के बाद पास में अच्छा एक्सपीरियंस देखने को
मिल रहा है। रेम्यूनरेशन 60 और 48 लाख के आसपास में लेने वाले अमित कांधारी जी अपनी रेम्यूनरेशन है उसको कम करने वाले हैं आई थिंक, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर संजीव कांधारी जी ये हैं, ये अमित कांधारी जी हैं। आई थिंक अमित कांधारी जी छोटे भाई हैं, ऐसा ही लग रहा है जैसे फेस को देखते हुए। मैथ्स के टीचर से जो डर लगता था ना वैसे डर लग रहा है अमित कांधारी जी को देख के। जी वर्कर्स है ना, शकल देख के ही काम कर देते होंगे, सैलरी तो पूछते भी नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा ओन्ड है, खुद की हैं प्रॉपर्टीज़। लगभग 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ओन्ड है बाय द कंपनी, और काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग 5 के 7 के आसपास जो प्रॉपर्टीज़ और हैं वो लीज़ के ऊपर में भी हैं। सो अच्छा प्रॉपर्टीज़ का इन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखा है, दैट्स नाइस। सो ओन्ड है मोस्टली, दैट्स वेरी गुड। और जो कंपनी लोगो यूज़ करती है यहाँ पर जैसे रसिया, सायरा, राइट, और ये दरबार, कैटेक्स, ये सब नाम इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं अपने लोगो जो ब्रांड नेम्स हैं वो रजिस्टर करवा रखा है, दैट्स वेरी गुड। 612 एम्प्लॉयज आज के दिन इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, दैट्स अगेन वेरी ग्रेट। और डिज़ाइनर के अंदर में 36 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइनर के थ्रू ही तो कंपनी का काम चलेगा। जितना अच्छा प्रिंट, जितना अच्छा डिज़ाइन, उतना अच्छा कपड़ा बिकेगा उसी में कंपनी के पास में। सो मेनली कंपनी के सेलर डिज़ाइनर ही तो करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोडक्ट्स का किस तरीके से। तो डिजिटल, एक तो उसका डिजिटल प्रिंटिंग वाला जो फैब्रिक है वो इनका प्रोडक्ट है, ये वाला जो फैब्रिक है, राइट, जिसमें ये कपड़ा खरीदते हैं या फिर कपड़ा खुद बनाते हैं, उसके बाद में डिजिटल जो है प्रिंट कराते हैं। एक ही है जैकार्ड फैब्रिक, जिसके अंदर में डिज़ाइनिंग जो है, जो धागा होता है उसी को कलर, अलग अलग जो धागे कलर के होते हैं उनको कंबाइन करके एक डिज़ाइनिंग तैयार की जाती है नीटिंग के तरीके से। सो मशीन्स का यूज़ होता है इसमें भी, बट डिज़ाइन इसके बाद में कलरिंग नहीं होती, इसमें जो धागा वही कलरफुल होता है, उसके हिसाब से फिर पूरा कपड़ा तैयार होता है। जैकेट फैब्रिक से भी इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। दूसरा ये फिर दूसरे टाइप के फैब्रिक्स हैं, और डोबी फैब्रिक्स, एंड आप इनकी शक्ल के साथ मतलब फोटो के साथ में आप लोग इनको देख सकते हैं कौन सा फैब्रिक है, और साथ में सिले सिलाई कपड़े भी बेचते हैं आज के दिन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ओके डू आई नीड टू, ओके यहाँ पर कुछ खास नहीं है। ओके सो यहाँ पर कंपनी की जो जितना भी रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रही है, कपड़ा या फिर यान, जो जो डाई वगैरह खरीदती है वो इंडिया से ही खरीद ले रही है कंपनी। और यही इनके आज के दिन रॉ मटेरियल है। यान रॉ मटेरियल भी कुछ जिससे कपड़ा बनाती है, केमिकल इससे कलर करती है, रंग, कलर, डाई, इंक वगैरह। और जो क्रेज फैब्रिक है, जो बना बनाया फैब्रिक है डिजिटल प्रिंटिंग के लिए काम में लेने वाला, वो भी कंपनी आज के दिन खरीदती है। सो कपड़ा भी खरीदती है, बनाती भी है, एंड एवरीथिंग। सो डिजिटल प्रिंटिंग के लिए जो मेनली कपड़ा यूजुअली कंपनी काम में लेती है वो खरीदती है। और जैकर्ड जो प्रिंटिंग वाला जो है कंपनी यार्न को धागा बना के ये जो कपड़ा ये खुद बनाती है, राइट। एंड नेक्स्ट टॉप सप्लायर्स की अगर बात करते हैं तो 73% जो सप्लायर्स हैं उनसे टॉप 10 माल आ जाता है, और टॉप 10 सप्लायर से 73% माल आ जाता है। और जो टॉप 20 कस्टमर्स हैं उनसे 55% ही रेवेन्यू आता है। दैट्स नाइस, बिकॉज कंपनी हैज़ ए डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे खासे हैं इनके पास में। आज के दिन जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो डोमेस्टिकली ही आ रहा है। दो यूएई में भी इन्होंने मतलब एक्सपोर्ट भी अपना काम करना चालू कर दिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, क्योंकि शॉल का काम करते हैं वो जो जैकेट वाला स्टाइल है उसकी जो डिमांड है वो यूएई उस साइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट या उस प्रिंटिंग वाली चीज़ की भी अच्छी देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट जो फैब्रिक है, फैब्रिक से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन, जो कपड़ा ही बेचती है कंपनी उससे 41% आ रहा है। और जो बाकी गारमेंट्स होते हैं, जो कंपनी कप गारमेंट बने बनाए कपड़े भी बेचती है, या फिर जो अनस्टिच्ड गारमेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ पूरा डिज़ाइन करके भेजा हो बस आप अपनी साइज़ के अनुसार कि आप यहाँ से मोटे हो पतले हो उसके हिसाब से सिल लो। जैसे यूजुअली आजकल जो सलवार कुर्ते होते हैं, है ना, औरतों के जो कपड़े वो अनस्टिच्ड ज़्यादातर आते हैं ऑनलाइन अगर आप लोग मंगवाते हो तो। सो उससे कंपनी का 50% रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और दोनों ही सेगमेंट्स के अंदर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, दैट्स ग्रेट। नव कंपनी जो खुद की ब्रांड्स हैं उनसे लगभग 70% के आसपास में रेवेन्यू आज के दिन जनरेट कर ले रही है। 70 नहीं, 60% के आसपास में रेवेन्यू जनरेट कर ले रही है। दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव एज वेल, दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। खैर 70% नहीं, सॉरी, लगभग 45% के आसपास में खुद की ब्रांड से यहाँ पर जनरेट कर लिया। बाकी नॉन ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स बेचती है उससे 15% और ब्रांड एनेबलर से 30%। सो बेसिकली खुद की ब्रांड से कंपनी अभी कम ही बेच रही है, माल बेच रही पा रही है। धीरे धीरे नाम बढ़ेगा तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है,
कि जो डिजिटल प्रिंटिंग है वो जैकेट से कितना परसेंट रेवेन्यू आ रहा है, तो उसकी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो मेनली इनका डिजिटल प्रिंटिंग वाला जो बिजनेस है वो ज़्यादा चल रहा है, और कंपनी का मैनेजमेंट है डिजिटल प्रिंटिंग वाला जो बिजनेस है उसी को वो ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहा है। सो जो भी अमृतसर में नई प्लांट खुल रहा है वहाँ पर डिजिटल प्रिंटिंग को मेन बढ़ावा देने का यहाँ पर का मैनेजमेंट काम करता हुआ दिख सकता है। प्रोडक्ट रेवेन्यू से मतलब कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है साथ में प्रोडक्ट्स बेचती है, तो प्रोडक्ट से ही कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। सो आई थिंक वी गॉट द बेसिक आइडिया अबाउट द कंपनी। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। प्रोडक्ट से रेवेन्यू बढ़ रहा है, दैट इज़ वेरी सो नाइस। यहाँ पर सर्विस से रेवेन्यू घट रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन। प्रोडक्ट से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। एबिटा परसेंटेज इज गुड, 19%, यहाँ पे 12, 18, 20। सो एबिटा परसेंटेज इज वेरी गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट मीन्स कंपनी नेट प्रॉफिट्स भी अच्छा निकाल ले पा रही है बिकॉज एबिटा अच्छा निकाल ले पा रही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट नजर आते हैं तो वो यहाँ पर नजर आता है, दैट इज ओवर हियर। अगर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो कंपनी का पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मीन्स कि माल जो बिक चुका है हमारी तरफ से जा चुका है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में, उसका पेमेंट आने में पहले 95 डेज लगते थे, फिर 83 डेज लगते थे, आज के 2025 के हिसाब से 85 डेज लग रहे हैं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड्स पेबल को अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी कितने दिन में पेमेंट कर दे रही है सामने सप्लायर से, जब इसके पास में माल आ जाता है, रॉ मटेरियल आता है, तो यहाँ पे 77 डेज में पेमेंट कर दे रही है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इन्वेंट्री डेज। कंपनी माल तो अच्छा खासा बना दे रही है बट माल उठ नहीं रहा है। वो देख रहे हो 73 डेज पहले कंपनी माल बना बना के रख देती थी तो 73 दिन के अंदर में मतलब लगभग 2.5 महीने के अंदर अंदर में माल निकल जाता था। अभी देखने को मिल रहा है 137 डेज तक कंपनी के पास में ऑन एन एवरेज माल पड़ा रह रहा है, उसके बाद में उठ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी माल बनाए और ये जो नंबर है बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव कि कंपनी जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है, दैट्स फाइन, बट कंपनी इतना ज़्यादा माल बना ले रही है कि पहले से ही कि कंपनी का माल उठ नहीं रहा है, स्पीड नहीं बन रही है, वो गति नहीं आ रही है, क्योंकि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो बना के तो रख ले रही है। अब ये माल जो उठ नहीं पा रहा है जिसकी वजह से कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है, जो वो जो इन्वेंट्री है वही नेट प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, और जो कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2024 के अंदर में कंपनी की जो इन्वेंट्री बच गई थी वही कंपनी का नेट प्रॉफिट बच गया। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस साल जरूर हालत थोड़ी सी सुधरी है, कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो 4 करोड़ से ही बची है, दो कंपनी का 16-17 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हो गया। कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो इज ऑल्सो गुड ओवर हियर। कैश फ्लो को अगर चेक करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो आया तो दैट इज 13 करोड़ रुपया, और दैट इज इन द पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव आई वुड से, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंसिंग जो कंपनी का लोन है उसका तो जा ही रहा है, एंड यहाँ पर डिप्रिसिएशन की वजह से 8 करोड़, सो इनको भी अगर हम निकाल देते हैं तो भी कंपनी के पास में कैश पॉजिटिव बच रहा है। दो यहाँ पर ट्रेड्स पेएबल भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बट स्टिल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, और कपड़े के बिजनेस के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कपड़ा बेचना और फिर कैश फ्लो पॉजिटिव निकाल लेना, इट्स ए ग्रेट थिंग बाय द वे। बट ये जो हालत है, ये जो सुधरी हुई जो चीज़ है वो इसी साल है, इससे पिछले सालों की अगर हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास में माल बहुत पड़ा रहता है, राइट, क्योंकि माल पड़ा रह रहा है, बिक नहीं रहा है, बड़ा ज़्यादा दिन रह रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा पी और पी बी रेशियो निकाल के और इसको थोड़ा सा कंपेयर करके भी देख लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव द बेसिक आइडिया विद द, और कंपेयर करके भी देख लेते हैं। सो और यहाँ पर आज के दिन जो कंपनी ने कमाई की है 13 करोड़ रुपीज़ की, एक सॉरी कितनी की है भाई, ओके 17 करोड़ रुपीज़ की, तो हम 17 करोड़ नहीं लेने वाले हैं यहाँ पर अकाउंट के अंदर में, हम लोग यहाँ पर 14 करोड़ रुपए ही लेने वाले हैं। बेसिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। दूसरा ये जो इन्वेंट्री इस साल भी बच गई, पिछले साल भी बच गई, तो यहाँ पर कुछ झोल नज़र ना आ रहा, थोड़ा बहुत झोल नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर चलते हैं, तो 14 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हम पी रेशियो निकालेंगे। सो उसके हिसाब से देखते हैं तो ओके कहाँ गया, 264 करोड़, 264, 64, सो 14 करोड़। सो यहाँ पर 18 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बांसवाड़ा सिंटेक्स, सो 22 का पी रेशियो, डूनियर इंडस्ट्रीज 16 का पी रेशियो, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है विकायम फैशंस 19 का पी रेशियो। सो बेसिकली देखा जाए तो पी रेशियो इज ओके ओके, और वी कैन से नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का पीबी रेशियो भी नेटवर्थ के हिसाब से, तो 50 करोड़ यहाँ पर जा रहे हैं 50 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ 100 करोड़ 2.5
2.6 के आसपास या 2.5 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका है 0.9, वाओ। इसका है 2.28, इसका है 2.63। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपना नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लगाने की कोशिश की है, सबके साथ में कंपेयर करते हैं तो, और वैल्यू भी वहीं पर लेके आने की कोशिश की। बट द पॉइंट इज़ कि कंपनी का, अब खैर इन्वेंट्री बच रही है तो यार ग्रोथ के बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा बच रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिनों तक पड़ी रह रही है, बच नहीं रही, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक पड़ी रह रही है और बच भी रही है खैर। सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। बट कंपनी अपना जो इधर अमृतसर और इधर अपने आप को एक्सपेंड करने वाली है नए पैसों से, तो वहाँ से एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगी, जिससे नए नेट प्रॉफिट जनरेट होंगे, तो उसकी वजह से कंपनी को थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो आई एम पॉजिटिव, बिकॉज काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कंपनी। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन ऑफ दिस कंपनी। आज के दिन जो वैल्यू लगाई है वो भी ठीक ठाक ऑन एन एवरेज लगाई है। सो मेरे को लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो है, मिलनी चाहिए। मार्केट अगर इस चीज़ की कंपनी को अगर कितनी पुरानी है उस हिसाब से वैल्यू देता है, और बिजनेस प्रोसेस और अमृतसर वाले नए प्लांट के हिसाब से वैल्यू देता है, तो दे सकता है, देर आर चांसेस। बट आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड द लिस्टिंग गेन अगर नीचे जाता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में हम लोग अगर डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके से थोड़ा बहुत और एवरेजिंग कर सकते हैं। बट एवरेजिंग जो इसकी अगर करनी भी है तो 40% नीचे गिरने से पहले एवरेजिंग नहीं करनी है, कम से कम 40% गिरे तो ही एवरेज करना है, 40 या 50% के आसपास में। बट यूजुअली कब मैं देखता हूँ कई लोग 5% गिरता है तो ही एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। भाई ये कोई एवरेज करने का दिन है? राइट, वो कोई एवरेजिंग करने की जगह थोड़ी 5% गिरते ही एवरेजिंग करना चालू कर दिया, फिर तो आप खाली हो जाओगे जब वो 50% गिर जाएगा तब तक। तो यूजुअली जो एवरेजिंग होते हैं स्टार्ट करते हैं वो 30% शुरू हो रही है, 30% गिरता है कोई भी स्टॉक, आपकी बाइंग प्राइस है तब पहली एवरेजिंग होती है। सेकंड एवरेजिंग कम से कम वो 55% तक गिरता है तब सेकंड एवरेजिंग होती है, उससे पहले तो एवरेजिंग ही नहीं होती। और थर्ड एवरेजिंग तो होती ही नहीं है। फिर तो आप किस्मत के भरोसे छोड़ दो अगर छोड़ना है, या फिर नुकसान बुक करके निकल जाओ, क्योंकि कोई स्टॉक 55% 60% तक गिर चुका है। क्रैश का मार्केट आया हुआ है तब अलग बात है, क्रैश वाली सिचुएशन में तो छोड़ दो। 55% गिर गया, थर्ड सेकंड एवरेजिंग करनी है, उसके बाद में छोड़ देना है उसको, किस्मत के भरोसे छोड़ दो, या तो फिर उसको क्रैश आ गया तो किस्मत के भरोसे भी छोड़ो, क्रैश उठेगा तो देखेंगे। राइट, सो एवरेजिंग टू बी डन ट्वाइस ओनली। या फिर आप स्टॉक एसआईपी करके बैठे हो तो फिर आपको जाने दो, स्टॉक एसआईपी हर महीने जा रही है, वो चाहे किसी भी प्राइस पे जाओ, फिर लॉन्ग टर्म का गेम है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम अबाउट दिस कंपनी। लॉन्ग टर्म इज गुड, शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो गुड, और बाकी लिस्टिंग गेन वैल्यू ठीक ठाक लगाई है, सो थोड़ी बहुत मिलने की उम्मीदें हैं, ज़्यादा मुझे भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।